हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। मैं आपको पूरी फार्माकोलॉजी इजीएस्ट वे में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है। जैसा कि आपको पता है कि लॉजी का मीन होता है स्टडी, फार्मा मीन्स मेडिसिन। बहुत सिंपल है कि मेडिसिन के बारे में या साइंस ऑफ ड्रग, स्टडी किसकी? साइंस ऑफ ड्रग्स की। इसको हम बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी को हम दो ब्रांच के अंदर डिवाइड करते हैं। मेनली जो फार्मेकोलॉजी है उसको हम इजीएस्ट वे में समझने के लिए दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है फार्मेको काइनेटिक्स, दूसरी होती है फार्मेको डायनामिक्स। पहली होती है फार्मेको काइनेटिक्स, दूसरी होती है फार्मेको डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि फार्मेको डायनामिक्स का मतलब क्या है और फार्मेको काइनेटिक्स का मतलब क्या है। मान लीजिए ये हमारी एक बॉडी है, डायग्राम कैसा भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये है एक ड्रग, कोई भी हमने एक मेडिसिन ली, मान लीजिए हमने कोई भी एक मेडिसिन ली, एसिडिक ड्रग या बेसिक ड्रग कोई भी। तो ये ड्रग्स क्या होता है, जीआईटी के थ्रू सबसे पहले किस में जाती है? यहां पहुंचती है स्टमक में। स्टमक में सबसे पहले इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर अगर एसिडिक ड्रग होगी तो याद रखिए कि वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती है, और अगर बेसिक ड्रग होगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि एसिडिक ड्रग कौन सी है, बेसिक ड्रग कौन सी है, ये पूरा फार्मेकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अगर एसिडिक ड्रग होगी तो वह स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, और बेसिक ड्रग होगी तो वह इंटेस्टाइन जो आते होती है हमारी वहाँ से एब्जॉर्ब होगी। हालांकि वो अभी ये नहीं ध्यान रखना है आपको, आप ये ध्यान रखिए कि अगर हमने कोई भी टैबलेट ली और उस टैबलेट ने हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट किया, मतलब कि टैबलेट या ड्रग्स ने बॉडी पर क्या इफेक्ट किया। दूसरा ये होता है कि बॉडी ने टैबलेट पर क्या रिएक्ट किया या उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये इन दोनों को ही हम पूरा का पूरा फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ड्रग्स ने, मान लीजिए ये ड्रग्स है, इस ड्रग्स ने बॉडी पर क्या इफेक्ट किया, तो वह हम पढ़ते हैं फार्मेको डायनामिक्स में। मतलब फार्मेको डायनामिक्स मीन्स व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। ठीक है, उसी तरीके से कि बॉडी ने ये जो बॉडी है हमारी, इस बॉडी ने ड्रग्स पर क्या रिएक्ट किया, वह हम पढ़ते हैं फार्मेको काइनेटिक्स के अंदर। फार्मेको काइनेटिक्स के अंदर मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। ठीक है, अगर बॉडी ने उस पर इफेक्ट किया है, क्या इफेक्ट किया ड्रग्स पर, तो उसको बोलते हैं हम फार्मेको काइनेटिक्स। और ड्रग्स ने बॉडी पर क्या इफेक्ट किया उसको हम बोलते हैं फार्मेको डायनामिक्स। डी से याद रखिए फार्मेको, जैसे कि ये है फार्मेको डायनामिक्स है, फार्मेको डायनामिक्स है, तो डी मीन्स ड्रग्स। ड्रग्स ने बॉडी पर क्या इफेक्ट डाला वह। दूसरा होता है फार्मेको काइनेटिक्स, तो ये ऑपोजिट याद रख लीजिए कि बॉडी ने ड्रग्स पर क्या इफेक्ट किया। ये सारा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फार्मेको काइनेटिक्स। फार्मेको काइनेटिक्स, अब आपको पता है कि मैंने ये बताया कि फार्मेको काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि बॉडी ने उस ड्रग्स के साथ क्या क्या किया। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख के बताइए, सबसे पहले ये कि ये ड्रग्स जीआईटी के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगी, तो बॉडी सबसे पहले उसको क्या करेगी, यहां पर स्टमक में लाएगी। स्टमक में लाने के बाद होगा क्या
कि ये ड्रग्स जो है ये बॉडी क्या करेगी, इसका एब्जॉर्प्शन करेगी। सबसे पहले इस ड्रग्स को क्या करेगी, डिसॉल्व करके इसका एब्जॉर्प्शन करेगी। एब्जॉर्प्शन करेगी, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होने के बाद जहां मान ली हमने कि पेन किलर ली, तो जहां हमारी बॉडी के अंदर पेन हो रहा होगा वहां पर ये पहुंचेगी, मतलब साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचेगी। साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचेगी तो उसको हमने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या हुआ कि ड्रग्स ने, सबसे पहले बॉडी ने क्या किया, ड्रग्स को एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दूसरा नाम होता है मेटाबॉलिज्म का बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको आगे बताऊंगा इस सारे नाम। फिर उसके बाद में क्या होगा कि उसका, उस ड्रग्स का इफेक्ट खत्म होने के बाद वो बॉडी में नहीं रहेगी और वह एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले आपको बताया डायग्राम के हिसाब से, सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो पहले साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचेगी जहां उसको काम करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा यूरिन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार और सारा समझा देता हूं कि मान लीजिए ये एक ड्रग है और ये हमारी बॉडी है। ये ड्रग्स जीआईटी के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अपने बॉडी के अंदर लेंगे। अंदर लेने के बाद ये स्टमक में अगर एसिडिक होगी तो वह स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, और अगर बेसिक ड्रग होगी तो वह इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। फिर मान लीजिए कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि ड्रग्स भी अलग अलग तरह की होती है, कोई पोलर ड्रग्स होती हैं, कोई नॉन पोलर ड्रग्स होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा अभी के लिए ये याद रखिए कि अगर ये ड्रग्स नॉन पोलर है, अभी जस्ट याद रखिए, आपको आसान होगा याद करने में ताकि आप आगे समझ जाओगे। अगर ये ड्रग्स मान लीजिए नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने के बाद ये क्या होगा कि ये ड्रग्स हमारे स्टमक के बाद में अगर एसिडिक भी होगी ना तो सबसे पहले स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद होगा क्या कि ये लीवर के अंदर जाएगी। ये लीवर है, ये क्या है, लीवर है। तो इस लीवर के अंदर जाने से क्या होगा कि ये जो नॉन पोलर ड्रग है ना वो पोलर हो जाएगी। इसके अंदर एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसके द्वारा क्या होगा, नॉन पोलर से ये ड्रग पोलर हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं ये मैंने कि आपको अभी क्यों बताया है, ये जस्ट आप याद रखिए। अब कोई भी सेल्स, थोड़ा और इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स किसके बनी होती है, सेल्स जो होती हैं वो बाई लेयर होती है लिपिड की, लिपिड की बनी होती है एंड कोलेस्ट्रॉल की होती है। मान लीजिए इसका, नहीं सॉरी, लिपिड की बाई लेयर होती है और इसका जो थिकनेस होती है वो होती है 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास। मिली किससे मतलब मेनली किससे बनी होती है, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। ठीक है, अब जो ड्रग्स, आप एक चीज और याद रखिए कि जो ड्रग्स हम ले रहे हैं ना बट उसका ट्रांसपोर्ट जो है, ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। ड्रग ट्रांसपोर्ट एक अलग ही टॉपिक है, इसी में आता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जो फार्मेकोकाइनेटिक्स के अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसी में एक बार और ये भी समझ लेते हैं कि ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। जैसे कि मेनली जो होता है ना वो पैसिव, 3 तरीके से होता है। पैसिव तरीके से एक होता है कैरियर, कैरियर मीडिएटेड, या फिर इसको हम स्पेशल या स्पेशलाइज्ड बोल सकते हैं।
स्पेशलाइज्ड, पैसिव, कैरियर मीडिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड, और तीसरा होता है पिनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। ठीक है। अब पैसिव, पैसिव का मतलब होता है कि इसमें जो हम ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग को पैसिव तरीके से हमारे सेल्स के अंदर जाएगी, जैसे कि उसमें कोई भी कैरियर नहीं होगा, कोई भी ट्रांसपोर्टर जो बीच में होता है वो नहीं होगा, और ना इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पैसिव में क्या होगा, नो कैरियर रिक्वायरमेंट, नो कैरियर रिक्वायरमेंट, दूसरा नो एटीपी रिक्वायरमेंट, नो कैरियर रिक्वायरमेंट, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब पैसिव, कैरियर और पिनोसाइटोसिस, ये हमें देख ऊपर ऊपर से हम एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे पैसिव हो ना, पैसिव मतलब इसमें दो तरह के आते हैं। एक होता है डिफ्यूजन, हमने ये 12th में भी पढ़ा था डिफ्यूजन, जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं विसरण। वैसे ये काम का नहीं है अभी, मतलब हिंदी वर्ड काम का नहीं है। बाकी डिफ्यूजन के थ्रू तो मेनली सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वह ट्रांसफर डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि डिफ्यूजन के थ्रू ही जो ड्रग्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं मेजॉरिटी में, डिफ्यूजन। और एक होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये कैसे होता है मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बता देता हूँ। जो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन हमेशा आपने पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। जैसे मान लीजिए कि ये हाई कंसंट्रेशन है, ये ड्रग्स की हाई कंसंट्रेशन है बाहर की तरफ, सेल्स के बाहर मान लीजिए, और ये सेल्स के अंदर तो ड्रग्स होगी नहीं, तो वो लो कंसंट्रेशन में आती है। लो कंसंट्रेशन मान लीजिए, लो कंसंट्रेशन, इधर हाई कंसंट्रेशन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये बीच की सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि इस सेल मेम्ब्रेन से ये ड्रग्स जो है, इधर ड्रग्स पड़ी है बहुत सारी इधर ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी, ठीक है। और यहाँ अब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, तो इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं पैसिव या फिर डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये आपको पता है कि जो लिपिड की जो बाई लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वह सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, और हमारे पास जो ड्रग्स है वह भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। जो हमने जो ड्रग्स ली हैं वह लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। तो अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है तो वह लिपिड से होती हुई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, नॉन लिपिड सॉल्युबल, अगर मान लीजिए ये नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकती, क्योंकि आपने सुना होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वह उसी के अंदर से घुलता हुआ चला जाता है। तो अब ये नॉन लिपिड सॉल्युबल है, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, तो ये इसके अंदर से तो जाएगी नहीं, भले हाई कंसंट्रेशन हो या लो कंसंट्रेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको यहाँ सेल्स के अंदर भेजने के लिए क्या होता है कि सेल्स पूरी तरह से मेम्ब्रेन जो बनी होती है सेल्स की, वह कुछ जगह उसमें छूटी हुई रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं पैरासेल्युलर स्पेस, या फिर इस जगह को इधर से ये नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है ये इधर से होती हुई इस लो कंसंट्रेशन में जाएगी, इसको बोलते हैं पैरासेल्युलर स्पेस। पैरासेल्युलर स्पेस, इस पैरासेल्युलर स्पेस या एक्वस पोर भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है पोर, पोर का मतलब होता है छिद्र, एक्वस पोर। इस पोर्स के अंदर से होती हुई ये ड्रग्स यहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको इसके जो सारे नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी आप जब समझ लीजिए इसको लिखना कैसे है, वो उस सारे नोट्स में कंप्लीट होगा।
ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह मेम्ब्रेन को अक्रॉस करते हुए जाते हैं। उसी तरीके से अगर मेम्ब्रेन के ऊपर छिद्र है तो वहां से नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती है वह जाती है और उस पोर्स को हम एक्वस पोर्स या फिर पैरासेलुलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस पोर्स या पैरासेलुलर स्पेस। ठीक है, आपको डिफ्यूजन में एक लाइन याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी ये पूछ लेते हैं कि डिफ्यूजन के अंदर मतलब डिफ्यूजन जो होती है ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो होती है ना, डिफ्यूजन जो है वो क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो होती है ना, वो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू ही वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। अब इसमें आप ये देखिए कि जो मेम्ब्रेन है, जो हमने मेम्ब्रेन बनाई थी, उस मेम्ब्रेन का कोई एक्टिव रोल है क्या? कोई एक्टिव रोल नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन जो होती है ना, नॉट प्लेइंग एक्टिव रोल इन नॉट प्लेइंग एक्टिव रोल इन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कोई भी एक तरीके से एक एक्टिव रोल नहीं करती है। बस सिंपल है कि उसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की भेजना है, भले वह पोर्स के थ्रू भेजे या फिर अपने सेल्स के अंदर से सेल मेम्ब्रेन की थ्रू ही भेजे। ठीक है, दूसरा होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया बहुत इजी वे में कि इसके अंदर क्या होता है कि नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो पोर्स के थ्रू जाएगी और उन पोर्स को हम बोलते हैं एक्वस पोर या फिर पैरासेलुलर पोर। एक्वस पोर्स या पैरासेलुलर पोर्स। उसी तरीके से आप ये थोड़ा एक बार ये भी देख लीजिए कि कैरियर मीडिएटेड जो होता ना, कैरियर मीडिएटेड या स्पेशलाइज्ड, इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ना या फिर कोई कैरियर होते हैं बीच में, वो हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं उसको या कैरियर भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर या कैरियर भी बोल सकते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एक्टिव बोलेंगे इनको। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब जहां एनर्जी लग रही है तो वहां हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी भेज सकते हैं। ये भी हमने 12th के आसपास जब हम 12th में थे तब हमने ये भी पढ़ा था कि एक्टिव के अंदर क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अगर एक्टिव मतलब कि अगर कैरियर मीडिएटेड है, मतलब ट्रांसपोर्टर है लेकिन उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, तो वह उसे बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होते हैं या कैरियर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है लेकिन एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा पीछे वही अब इसमें काम आएगा ड्रग्स एब्जॉर्प्शन में। जो फार्माकोकाइनेटिक्स के जो हमने 4 स्टेप्स बताए थे उसी में ये सब काम आएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको बता दिया था कि बॉडी डज टू द ड्रग्स, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर हमने
सबसे पहले जो पढ़ा था कि बॉडी क्या क्या करेगी, सबसे पहले उसको ड्रग्स को एब्जॉर्प्शन करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तीसरा उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं हम, चौथा उस टैबलेट का यूज होने के बाद उसको बाहर निकालना होता है बॉडी से, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, यूरिन के थ्रू ये होता है एक्सक्रीशन। ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन 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 में अब क्या पढ़ते हैं हम, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अगर ड्रग्स बॉडी के अंदर गई और उसने स्टमक से, बॉडी ने क्या करा कि एसिडिक ड्रग्स है तो स्टमक उसको एब्जॉर्ब करेगा, बेसिक ड्रग होगी तो इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन में हम क्या लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द movement of drug from its site of administration into blood। मतलब कि जो ड्रग्स हमने ली हैं उसका एब्जॉर्प्शन होगा उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से और वह कहाँ कहाँ पहुंचेगी, ब्लड के अंदर पहुंचेगी। ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फॉर एब्जॉर्प्शन ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन for absorption drugs across cell membrane which are made up of lipid। मॉलिक्यूल्स वैसे ये नॉर्मली है, मैंने आपको यही बताया था कि एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में मूवमेंट ऑफ ड्रग होता है फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है वह उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में सेल मेम्ब्रेन को ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्रॉस करके अंदर की तरफ जाएंगे, और हमें पता है कि लिपिड की मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को जो बनाते हैं वो लिपिड की मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कौन कौन करता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन धीरे हो रहा है, लो हो रहा है, तेज हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो उसको पढ़ने के लिए हम उसमें इसके मतलब फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब हम इसमें यह पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को कम या ज्यादा करवाते हैं, वह सारे के सारे हमें फैक्टर देखने होते हैं। मोस्ट जो 9th नंबर फैक्टर हैं हम आगे पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू ही हम सारा का सारा देखेंगे कि कौन लो पीएच पर काम करती है, कौन हाई पीएच पर ड्रग्स काम करती हैं। टोटल इसमें जो एब्जॉर्प्शंस को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर या कारक होते हैं वो 9 फैक्टर या कारक होते हैं। मैं एक एक करके आपको ऐसे बताता हूं। टोटल 9 फैक्टर हैं जो काम करेंगे इधर। सबसे पहला जो फैक्टर है वह होता है फॉर्म्यूलेशन। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, हालांकि उससे ये कोई ऐसा नहीं है कि क्रम वाइज से पढ़ना जरूरी है, फैक्टर्स हैं कैसे भी हम पढ़ सकते हैं इसको। सबसे पहला होता है एक्वस सॉल्युबिलिटी, दूसरा होता है
फॉर्मुलेशन, थर्ड होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, चौथा होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी, पांचवा होता है सरफेस एरिया। ये आपको मैं सारे के सारे समझाऊंगा, एक बार आप भी ऐसे ही देखिए। मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन जीआईटी। जीआईटी के अंदर और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को कम या ज्यादा करवाते हैं। फिर होता है वेस्क्युलरिटी, वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। और लास्ट जो 9th नंबर होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड लोकल पीएच, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड लोकल पीएच। एक बार मैं आपको कंप्लीटली पूरा रिवाइज करवा देता हूं एब्जॉर्प्शंस को, कि एब्जॉर्प्शन क्या है, कि एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। मतलब कि एब्जॉर्प्शन जो है वह ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करके जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां से हमने इस ड्रग्स को जैसे स्टमक के अंदर ड्रग्स गई है उससे ये ब्लड के अंदर पहुंचेगी, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन जो है अगर वो ब्लड के अंदर पहुंच रही है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, जो किससे बनी होती है, लिपिड मॉलिक्यूल से, यही बताया गया। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर मतलब कि जो कौन से ऐसे कारक हैं जो एब्जॉर्प्शन को कम या ज्यादा करवाते हैं। ठीक है, टोटल 9 कारक होते हैं। फर्स्ट होता है एक्वस सॉल्युबिलिटी, सेकंड फॉर्मुलेशन, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, चौथा लिपिड सॉल्युबिलिटी, पांचवा सरफेस एरिया, छठा मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, सातवां प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन जीआईटी, आठवां वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, और नौवां होता है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड लोकल पीएच। अब मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं इसके बारे में कि एक्वस सॉल्युबिलिटी होता क्या है। कि एक्वस सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक ड्रग्स है, मान लीजिए ये एक ड्रग है, तो ये पानी के अंदर कितनी घुल रही है। दूसरी एक ये ड्रग है जो ये मान लीजिए कोई ग्लास है, तो ये क्या है कि ये पानी के अंदर कम घुल रही है, तो इसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी कम हो गई, और ये पानी के अंदर रखते ही हम देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जैसे डिस्प्रिन होती है ना, जल्दी पानी में घुल जाती है, तो उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो अगर कोई ड्रग्स की एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम उस ड्रग्स को लेंगे तो बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जिसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वह जल्दी से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उसका एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा तो वह जल्दी से उस डिजीज से संबंधित अगर हमने जो टैबलेट ली थी तो वह जल्दी उस पर रिएक्ट करेगी और उस पर अपना काम जल्दी से चालू करेगी। यही होता है एक्वस सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सिंपल भाषा में यही कि एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, एक्वस सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स मतलब एक ड्रग्स है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक ड्रग्स है जिसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियसली कि अगर ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वह ज्यादा एब्जॉर्प्शन दर्शाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। मान लीजिए कि एक हमने पानी ड्रग्स ली और पानी बहुत ज्यादा पी लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि 1-2 ग्लास से ऊपर ही पी लिए, 2 ग्लास तक पी लिए। और एक ड्रग्स है जो हमने
ऐसा मान लीजिए कि पानी के अंदर हल्का सा एक ढक्कन के अंदर हमने उसको टैबलेट को गीला करके उसके अंदर डाल दिया और पूरा का पूरा ऐसे चम्मच से या स्पून से हमने मिला के ऐसे डायरेक्टली पी ली, तो उसका क्या होगा कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जैसे ही हम पियेंगे तो वो जल्दी रिएक्ट करेगी। बस ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ज़्यादा है तो फिर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये कि अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उससे मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्या होता है कि लिपिड में जो लिपिड की ड्रग्स हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं सॉरी, तो वह उसके अंदर से होती हुई क्रॉस करके अंदर चली जाएगी। तो इसी कारण लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो सेल्स के अंदर आसानी से चली जाएगी, वरना उसको पोर्स के अंदर से जाना पड़ेगा। ठीक है। और सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कि एक ड्रग्स है, मैंने उसको डायरेक्ट लिया, और एक ड्रग्स है मान लीजिए, यहां समझाता हूं मैं, एक ड्रग्स है ये, इसको मैंने डायरेक्ट लिया अपनी बॉडी के अंदर, और एक ड्रग्स है इसी को मैंने क्या करा, छोटे छोटे ग्राइंड कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली इसके, तो ये एब्जॉर्प्शन जल्दी से होगा, इसको एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम टाइम में, मतलब थोड़ा इसको टाइम लगेगा और ये कम टाइम में ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि सरफेस एरिया ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। ठीक है। मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, अगर मोटिलिटी ऑफ जीआईटी होगा, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर इसके अंदर मोटिलिटी होती, पेरास्टाल्सिस होने, जल्दी से ज़्यादा वो ड्रग्स क्या होगी कि उसके ऊपर एंजाइम्स का असर होगा और उसी के थ्रू क्या होगा कि उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। फिर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जीआईटी के अंदर ही जो एब्जॉर्प्शन को कम या ज़्यादा करवाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर अब वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, यही वही है। और फिर आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड लोकल पीएच, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हमें पूरा का पूरा समझना और पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड लोकल पीएच, जो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन है। थैंक यू।